हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी कराएंगे यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अभी तक हमने कितना आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है इसके बारे में बताती हूँ। आज क्या पढ़ाऊँगी ये भी चर्चा करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ा दिया है। तो अगर बात किया जाए कितना मैंने आपका सिलेबस कवर किया है, तो उसमें हमने समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र कंप्लीट करा दिया है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कंप्लीट किया है। फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है ये कंप्लीट किया। फिर समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक जिसमें अगस्ट कॉन्ट कंप्लीट हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर कंप्लीट हो गया। आज हम आपको इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ाएंगे। इमाइल दुर्खिम का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इमाइल दुर्खिम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैक्स वेबर का करेंगे। कोशिश करती हूँ जितना मुझे समय मिलता है हम आप लोगों के साथ ही व्यतीत करते हैं, आप ही लोगों को देते हैं कि आप लोगों भी पढ़ के अच्छे से मार्क्स गेन कर सके, अपनी सफलता की ओर बढ़ सके। और प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ चैनल को, जिस भी अभी स्टूडेंट ने जो हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं इमाइल दुर्खिम। तो आज चर्चा करेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम के बारे में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाएगा, तो अगस्त कॉम्टे को कहा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आधुनिक समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाएगा, तो इमाइल दुर्खिम को कहा जाएगा। इसे कहीं नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है कि आधुनिक समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, इमाइल दुर्खिम को कहा जाता है। वहीं इमाइल दुर्खिम के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस में हुआ था। और अगर फ्रांस में कस्बे का भी नाम पूछ लिया जाए तो एपिनल में हुआ था। ठीक है, फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को हुआ। और ये संबंधित थे यहूदी परिवार से, और ये बचपन से ही होनहार और प्रतिभा संपन्न थे। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। अगर इमाइल दुर्खिम की शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपने जो स्नातक की उपाधि वो एपिनल कॉलेज से ही प्राप्त किया। उसके बाद वो पेरिस के एक विख्यात इकोल अकादमी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि इकोल अकादमी में जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें फ्रांस में जीवन भर उच्च पदों पे नियुक्त किया जाता है, जहाँ से इमाइल दुर्खिम ने अपनी शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, इसके विषय में। और 1885 में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके ये जर्मनी चले गए। और उसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र पे इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। 1885 में शिक्षा ग्रहण किया करने के पश्चात ये जर्मनी चले गए थे। वहीं 1882 से 1893 में पेरिस विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी, अपनी थीसिस इन्होंने पूरी किया था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। थीसिस का नाम पूछा जाए तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी से। और उसके पश्चात 1896 में दुर्खिम ने बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का प्रोफेसर बनाया गया दुर्खिम को। ठीक है, और देखो 1885 में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, करने के पश्चात ये जर्मनी गए और वहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का काफ़ी गहन अध्ययन किया। उसके बाद 1882 से 93 के बीच में पेरिस विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। किस थीसिस पे? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी से। उसके बाद 1896 की अगर बात किया जाए तो दुर्खिम को बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का प्रोफेसर बनाया गया। इस समय इस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एस्पिनोज भी प्रोफेसर थे, जिनका समूह मस्तिष्क संबंधी विचार एक उल्लेखनीय सिद्धांत था। और इनके सिद्धांत से मिलता जुलता ही दुर्खिम का भी समूह मस्तिष्क का सिद्धांत है। ठीक है, तो समूह मस्तिष्क के सिद्धांत के बारे में कोई काफ़ी चर्चा दुर्खिम ने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है, इमाइल दुर्खिम ने। किससे प्रभावित होकर के ये किसके जैसा दिया है, तो एस्पिनोज थे, उनसे ही उनका ही समूह मस्तिष्क सिद्धांत था, और उससे ही संबंधित इन्होंने भी अपना समूह मस्तिष्क का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के अध्यापक के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया। पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के अध्यापक के रूप में 1902 में इन्हें आमंत्रित किया गया। वहीं इमाइल दुर्खिम की समाजशास्त्रीय रुचि और उपलब्धियों के कारण 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग रख दिया गया।
ठीक है। 1902 में ये पेरिस विश्वविद्यालय में गए जहाँ शिक्षा शास्त्र के अध्यापक बने, लेकिन जब इनका समाजशास्त्री रुचि को देखा गया तो 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग दोनों रखा गया। इस तरह 1838 में अगस्त कॉम्टे ने जो शुरुआत की थी उसे इमाइल दुर्खिम ने 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर के रूप में समाजशास्त्र को एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी कारण इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1838 में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र की शुरुआत तो की थी, लेकिन उसे कैसे समाज में मान्यता दिलानी है और एक विषय के रूप में, ये कार्य किया किसने? इमाइल दुर्खिम ने। इसी कारण इन्हें बोला जाता है आधुनिक समाजशास्त्र का पिता। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी भी किसे कहा जाता है? इमाइल दुर्खिम को। तो अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम और आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इमाइल दुर्खिम को। क्यों कहा जाता है इन्हें अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी? क्योंकि इन्होंने भी प्रत्यक्षवाद पे काफ़ी इनका प्रभाव पड़ा था, इन्होंने भी बात किया था, इसलिए इमाइल दुर्खिम को अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं अगर पूछा जाए पहला अकादमिक समाजशास्त्री किसे माना जाता है, तो दुर्खिम को ही माना जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र का पिता दुर्खिम, अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी दुर्खिम, पहला अकादमिक समाजशास्त्री किसे माना जाता है? दुर्खिम को माना जाता है। ठीक है। इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्रीय अध्ययन में सांख्यिकी के सृजनात्मक उपयोग करने का भी श्रेय दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए समाजशास्त्र में जो सांख्यिकी स्टैटिक्स पूछा जाता है उसका उपयोग करने का श्रेय किसे जाएगा? तो इमाइल दुर्खिम को जाएगा। और इस संबंध में उनकी रचना सुसाइड एक मानक की तरह स्थापित होता है। सुसाइड के बारे में जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है, आत्महत्या का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, तो उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इमाइल दुर्खिम विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे और समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। इनकी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर जो है 2 खंडों में विभाजित हुई। डिवीजन ऑफ लेबर पे ही इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया था इसी बुक से इन्होंने। ठीक है, ये 2 खंडों में विभाजित हुई। प्रथम खंड में सामाजिक घटनाओं से संबंधित सम विभाजन के कार्यों और प्रभावों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई और दूसरे खंड में सम विभाजन की प्रकृति और कारणों की विवेचना की गई। पहले क्या है, कार्यों और उसके क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में चर्चा किया गया सामाजिक घटनाओं में सम विभाजन का, और दूसरे में इन्होंने सम विभाजन की जो भी प्रकृति है और कारण है उनकी विवेचना किया। ठीक है। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हो गई थी। ठीक है, 15 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी कृतियाँ जो कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जानी है, जो पीछे पूछा जाना, अकादमिक समाजशास्त्री इन्हें ही माना जाता है दुर्खिम को। दूसरा आधुनिक समाजशास्त्री दुर्खिम को माना जाता है। तीसरा पूछा जाएगा अगस्त कॉम्टे का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। इन्होंने किस बुक पे अपनी थीसिस लिखा? द डिवीजन ऑफ लेबर पे लिखा। ठीक। और समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खिम ने दिया। किससे प्रभावित हो गए? स्पिनाज से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये पे नोट कर लीजिएगा। अब कृतियों के बारे में बात करें तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी पहली कृति थी, इस पे इन्होंने पीएचडी किया। और उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स मतलब समाजशास्त्रीय पद्धति 1895 में आई। उसके बाद द सुसाइड जिसमें आत्महत्या का सिद्धांत दिया 1897 में आई। 2 साल पे 1893 फिर 1895 फिर 1897। ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात किया 1903 में। द एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ 1912 में। ठीक है। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी लुई डेफ्रस द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, ठीक है, ये इनके जब ये थे तब तक की ये पुस्तकें हुई। उसके बाद दुर्खिम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जो थी लुई डेफ्रस, उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित किया जिसमें सोशियोलॉजी टू एजुकेशन, सोशियोलॉजी टू फिलॉसफी, मोरल एजुकेशन, द सोशलिज्म, द एवोल्यूशन ऑफ पेडागोगी इन फ्रांस, ये दुर्खिम की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि दुर्खिम की मृत्यु के पश्चात कौन सी पुस्तक इनमें से प्रकाशित हुई थी। इस तरह से करके ऑप्शनल में बन सकता है, तो इन्हें एक पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके अलावा द सोशियोलॉजी, यहाँ पे भी बुक्स दी हुई हैं। ये सारी बुक्स दुर्खिम की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी, जैसे ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस हो गया, द सोशियोलॉजी हो गई, ये सभी बुक्स का आप लिख लीजिएगा एक पास। ये सभी दुर्खिम के मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई, जो उनके समय प्रकाशित हुई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, अब ये हो गया इमाइल दुर्खिम का जो थोड़ा बहुत जीवन परिचय जिसे कहेंगे आप,
जितना बताने लायक था, जितना पूछा गया है उसे ही मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब इनका पहला जो सामाजिक तथ्य के बारे में इन्होंने जो चर्चा की है, क्या बोला है सामाजिक तथ्य को, ये क्या मानते हैं इस चीज़ को। आखिर आप भी आपसे अगर पूछा जाए कि इमाइल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य के बारे में क्या चर्चा किया है, ये क्या सामाजिक तथ्य के बारे में वो कहते हैं, क्या है सामाजिक तथ्य, अगर ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाए और आपको मैं उस तरह से पढ़ा रही हूँ जैसे कि आपका इंटरव्यू के लिए भी आप अच्छे से उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप अपना पेपर क्वालिफाई करते हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, और डीप नॉलेज तभी होगा जब आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो इसको आप, अब हम आपको सामाजिक तथ्य आज कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आज थोड़ा बहुत इमाइल दुर्कheim के बारे में जितना बताना वो बता दिया, अब सामाजिक तथ्य के बारे में समझाते हैं आपको। तो उससे पहले प्लीज़ जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और फेसबुक पेज भी बना हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर ले, उसमें भी एमसीक्यूज आते रहते हैं। और उसके अलावा आप लोग जो कमेंट्स हमें करते हैं उसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम हम आपके वीडियो का वेट करते हैं, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उन्हें वीडियो अपलोड कर सकें हम, और इसी कारणवश आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो जितना भी मेरा टाइम मिलता है, मुझे बचता है, वो सब आप ही लोगों के लिए है, और कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छा पढ़ाऊं, जिससे कि आप लोग अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ें। तो अब चर्चा करते हैं सामाजिक तथ्य। जैसे कि पहले इसमें लिखा है उसे पढ़ लीजिए। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है समाज में, वो सोता है, खाता है, पीता है, विचार करता है, ये सभी समाज के हित में होता है, एक व्यवस्थित ढंग से करता है। लेकिन क्या ये सभी सामाजिक तथ्य हैं? तो दुर्कheim ने बिल्कुल भी इन सबको सामाजिक तथ्य नहीं माना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे दुर्कheim ने किसे सामाजिक तथ्य माना है। तो दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य जो माना है वो समाज की जो विचारधारा होती है उसको वैज्ञानिकता का आधार प्रदान करना चाहते थे, और उसे आधार प्रदान करने की सामग्री के रूप में इन्होंने सामाजिक तथ्य को माना है। और इन्होंने बताया है कि सामाजिक जो तथ्य होता है वह व्यवहार का वह पक्ष होता है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव हो तथा विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य हो। मतलब जो भी मानव व्यवहार करता है उसे इन्होंने क्या माना है? सामाजिक तथ्य माना है, ठीक है। लेकिन व्यवहार कैसा होगा? वो वैश्विक रूप से निरीक्षण के रूप में होगा, और दूसरा एक बाध्यता के रूप में होगा, ठीक है। उसे ही इन्होंने सामाजिक तथ्य माना है, या कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व होते हैं। और दुर्कheim ने यह निर्णय लिया है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। मतलब इन्होंने सामाजिक तथ्यों को किस रूप में देखा है? वस्तुओं के समान देखा है। लेकिन वस्तु शब्द का इन्होंने वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं किया है दुर्कheim ने, ठीक है। और वस्तुओं को इन्होंने 4 अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया है। पहला बताया है कि सामाजिक तत्व वह वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ इन विशेष गुणों को बाहरी तौर पे देखा जा सकता है। जैसे सामाजिक तथ्य को इन्होंने बताया, जैसे मानव व्यवहार को समझ लीजिए कि मानव व्यवहार को इन्होंने सामाजिक तथ्य कहा। तो मानव व्यवहार को कुछ ऐसे विशेष गुण होंगे जो कि बाहरी लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका बोलने का तरीका कैसा, आपका स्वभाव कैसा है, ये बाहरी तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है। वहीं दूसरा सामाजिक तत्व वह वस्तु है जिसे केवल अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। अब इंसान आपको देख तो लेता है कुछ विशेष गुणों के कारण, लेकिन समझेगा कैसे? जब आप उसके साथ कुछ दिन रहेंगे। तो वो सामाजिक तत्व को दूसरा आप मानव व्यवहार के रूप में ले सकते हैं। तीसरा सामाजिक तत्व वह वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं होता, अर्थात मानव के बिल्कुल परे होता है। तीसरा, कई सारे ऐसे मानव के व्यवहार होते हैं जो आपसे कोई सोच भी नहीं सकता, आप कभी कभार वैसा व्यवहार कर लेते हैं। तो उसी तरह को ये सामाजिक तथ्य की वो वस्तु होता है जो एकदम मनुष्य के अस्तित्व से परे होती है। और चौथा, इन्होंने जो वस्तु की बात की है जो केवल बाहरी तौर पे जानी जा सकती है। तो इस तरह से इन्होंने 4 अलग अलग वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है। और अब जब इन्होंने सामाजिक तथ्य को वस्तुओं के रूप में देखा है, तो जाहिर सी बात है सामाजिक तथ्य के अर्थ बार बार बदल रहे हैं, क्योंकि वस्तुएं इन्होंने अलग अलग बताई हैं, उसके गुण विशेषताएं अलग बताई हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तथ्य का अर्थ भी बदलेगा। इस आधार पर सामाजिक तथ्य वस्तुओं के समान है, अतः कोई निश्चित धारणा नहीं, अपितु यह एक गतिशील अवधारणा है। तो अगर आपसे पूछी जाए सामाजिक तथ्य क्या है, तो सामाजिक तथ्य एक गतिशील अवधारणा है, ठीक है। इमाइल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य को गतिशील माना है। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों से ये संबंधित होते हैं और सामाजिक परिस्थितियाँ
परिवर्तनशील होती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसी परिस्थितियाँ वैसे मानव का व्यवहार, और मानव के व्यवहार को ही इन्होंने सामाजिक तथ्य माना है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, प्रत्येक समाज में वो पहले से उपस्थित होते हैं। व्यक्ति जब समाज में अपने अस्तित्व के प्रति चेतना प्राप्त करता है तब वो अन्य जैसा व्यवहार करने लगता है। मतलब इन्होंने बताया सामाजिक तथ्य मनुष्य नहीं निर्मित करता, मतलब वो पहले से ही होते हैं। जब मनुष्य समाज में आता है तो जैसा वो उस वहाँ का व्यवहार होता है उस अनुसार वो अपनी चेतना को करने लगता है। इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। और दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ढंग सम्मिलित होते हैं जो व्यक्तियों के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी शक्ति के माध्यम से व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति सोचता है, विचार करता है या कार्य करता है वो कहीं ना कहीं बाहरी तौर पे होते हैं। मतलब कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं समाज के बारे में कि आखिर समाज के लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो समाज के द्वारा नियंत्रित होता है। इस चीज़ को इन्होंने बताया है। वहीं दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के द्वितीय अध्याय में सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के कुछ विशेष नियमों को प्रतिपादित किया है। तो अगर बुक पूछ ली जाए सामाजिक तथ्यों के, कुछ सामाजिक तथ्य के बारे में किसी बुक में अगर बात किया है तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में बात की है, ठीक है। आई होप सो आपको सामाजिक तथ्य मतलब सामाजिक तथ्य के बारे में आप समझ गए होंगे। मानव का व्यवहार को इन्होंने सामाजिक तथ्य कहा है। कहीं ना कहीं सामाजिक तथ्य को ये वस्तु के अनुसार मानते हैं और वस्तुओं के इन्होंने 4 अर्थ बताए हैं। और जब वस्तुओं के अनुसार 4 अर्थ बताए हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक तथ्य भी चेंज होता रहेगा। सामाजिक तथ्य चेंज होगा तो ये एक गतिशील अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने बताया समाज में जिस तरह परिवर्तन होता है उस तरह मानव का व्यवहार भी परिवर्तित होता है। तो ये इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में इतनी सी बात किया है। और आई होप सो आप लोगों को सामाजिक तथ्य और जितना भी हमने आजीवनी के बारे में बताया वो सब समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं तो उस पर आप जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।